स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 10 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं। यहाँ पर देखा जाए विश्व हिंदी दिवस के बारे में। हर साल जो 10 जनवरी का दिन होता है इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं पर इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए इमैनुअल मैक्रो भारत आने वाले हैं। एआई समिट जो होने वाला है उसको अटेंड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखें पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, पंखुड़ी पोर्टल के बारे में जानेंगे। और उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा कहाँ पर खुला है, इस पॉइंट पर भी अपने इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण वीडियो। यहाँ पर देखा जाए पहली खबर हमारी क्या है। पहली खबर हमारी है मालदीव से। पहली खबर कहां से है? मालदीव से है। मालदीव में वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा देखा जाए भारत में चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, सेम उसी प्रकार से भारत की तर्ज पर देखते हुए भारत का जो पड़ोसी देश है मालदीव, वो भी अपने देश में अब वन नेशन वन इलेक्शन करवाने का प्रस्ताव रख रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए संशोधन बिल जो है वो पेश कर दिया गया है। चर्चा करें, मालदीव सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है। यहां पर देखा जाए इस प्रस्ताव के तहत होगा क्या कि राष्ट्रपति और संसद यानी कि जो पीपुल्स मजलिस है, मालदीव की संसद का नाम क्या है? मालदीव की संसद का नाम याद रखिएगा, पीपुल्स मजलिस। ठीक, अक्सर ऐसे सवाल आपके परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, जैसे जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, वनडे एग्जाम, वहां पर ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि विभिन्न देशों के जो संसद है उनसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मालदीव की संसद है उसको क्या कहा जाता है? पीपुल्स मजलिस कहा जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति से लेकर जो पीपुल्स मजलिस के चुनाव है इसको एक साथ कराए जाने का योजना बना रही है मालदीव सरकार। देखा जाए इससे देश में एकल राष्ट्रीय चुनाव चक्र स्थापित होगा, इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी और बार बार होने वाले चुनावों की प्रक्रिया सरल होगी। ठीक है, आगे चर्चा करें। हमारी अगली खबर क्या है? हमारी अगली खबर है मध्य प्रदेश से। यहां पर देखा जाए भागीरथपुरा, जो भागीरथपुरा है, भागीरथपुरा क्षेत्र ये मध्य प्रदेश के इंदौर में पड़ता है। और यहां पर देखा जाए जल जनित बीमारी महामारी घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में फैल रही जल जनित बीमारी को स्वास्थ्य प्रशासन ने, यहां पर देखा जाए जो स्वास्थ्य प्रशासन है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का, उसने महामारी घोषित कर दिया है। यह घोषणा 5 से 6 जनवरी 2026 को इंदौर स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से ली गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में फैल रही जलजनित बीमारी को स्वास्थ्य प्रशासन ने महामारी घोषित कर दिया। यह घोषणा 5-6 जनवरी 2026 को इंदौर स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा ली गई है। यहां पर देखा जाए इस क्षेत्र में डायरिया और उल्टी के मामले तेजी से वृद्धि हो गई है। इसके बाद प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता मानते हुए इसे महामारी के रूप में, महामारी की श्रेणी में रखा है। जल प्रदूषण को इस प्रकोप का मुख्य कारण माना जा रहा है। जो जल प्रदूषण है उसको इस प्रकोप का मुख्य कारण माना जा रहा है। आगे देखिए, महामारी घोषित किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल नियंत्रण और उपचार उपाय शुरू कर दिए हैं ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके और प्रभावित लोगों को समय पर उनका इलाज समय पर किया जा सके, चिकित्सीय सहायता उनको उपलब्ध कराई जा सके। आगे देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। हमारी अगली खबर है लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल से LEDC के गठन कर दिया गया है। ठीक, LEDC का गठन किया गया। यहां पर देखा जाए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल का गठन किया है। इस पहल की देखा जाए इस पहल का मार्गदर्शन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। यहां पर चर्चा करें LEDC यानी कि लाइव इवेंट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ठीक, डेवलपमेंट सेल, ये जो LEDC है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक लाइव मनोरंजन केंद्रों में शामिल करना है भारत को 2030 तक जो दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक लाइव मनोरंजन केंद्र है उनमें शामिल किया जाए। यहां पर देखा जाए इस सेल की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मई 2025 में वेब समिट में दिए गए संबोधन से मिली है, जिसमें भारत को उभरती कॉन्सर्ट इकोनॉमी को संगठित और योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने पर जोर दिया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए वेब समिट जो हुआ था ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये भारत में आयोजित किया गया था, मुंबई में। मुंबई में इसका आयोजन हुआ था मई 2025 में, मई 2025 में। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं यहां पर देखा जाए। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, संगीत कलानिधि पुरस्कार के बारे में। बहुत ही देखा जाए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है, यहां से बन सकता है आपके एग्जाम में सवाल, और PYQ में आया भी हुआ है यहां से सवाल। ठीक है, जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है यहां से सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखा जाए प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतज्ञ RK श्री कुमार, ठीक है, RK श्री राम कुमार जो है, RK श्री राम कुमार,
इन्हें देखा जाए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, ये नाम याद रखिएगा, आर के श्रीराम कुमार को सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए, आगे चर्चा करें, ये पुरस्कार संगीत अकादमी, जो संगीत अकादमी है उसके 98वें वार्षिक सम्मेलन एवं संगीत समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया। आर के श्रीराम कुमार के योगदान कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, विशेष रूप से वायलिन वादन और गायन में। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो आर के श्रीराम कुमार है ये एक प्रसिद्ध गायक के साथ साथ वायलिन वादक भी है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने वायलिन वादन के उत्कृष्ट सुनाद परंपरा का संरक्षण और प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह सम्मान कर्नाटक संगीत में उनके दीर्घकालिक साधना और कलात्मक योगदान को मान्यता प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं, अपनी अगली खबर को देखा जाए। यहाँ पर नियुक्तियों से संबंधित पॉइंट है। डीडी न्यूज की नई महानिदेशक कौन बन गई है, यहाँ पर चर्चा करें। वरिष्ठ अधिकारी ममता वर्मा को दूरदर्शन समाचार डीडी न्यूज की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1994 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं। चर्चा करें, यहाँ पर देखा जाए ममता वर्मा का मूल निवास हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। उनके पास सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है। उनकी नियुक्ति से डीडी न्यूज के संचालन और समाचार प्रस्तुति को और अधिक सुदृढ़ करने की उम्मीद की जा रही है। आगे चर्चा करें, वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया गया है। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया गया है किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। यहाँ पर देखा जाए भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। यह घोषणा थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा की गई है। यहाँ पर देखा जाए इस विषय का उद्देश्य, जो विषय है इस विषय का उद्देश्य सेना की क्षमताओं को आधुनिक तकनीकी, डिजिटल नेटवर्किंग और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाना है। यहाँ पर चर्चा करें, इससे सैन्य संचालन में तेजी, समन्वय, बेहतर सूचना साझा करने और प्रभावी निर्णय निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय सेना के द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में मतलब घोषित किया गया है, तो नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए यह पहल भारतीय सेना के डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण और भविष्य की जो युद्ध क्षमताएं हैं उनको मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अपने अगले पॉइंट पर चर्चा करें, उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा, अब ये उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा ये कहां पर खुलेगा, देखा जाए तो लगभग 3600 वर्ग फीट क्षेत्र में बनने वाला यह खादी प्लाजा देश के विभिन्न राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग उत्पादक उपलब्ध होंगे। यहाँ पर इसका उद्देश्य खादी उत्पादकों की बिक्री को बढ़ावा देना, स्थानीय कारीगरों की आर्थिक लाभ पहुंचाना है। यहाँ पर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खादी को बढ़ावा देने की पहल के तहत वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा स्थापित किया जाएगा। यह प्लाजा क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम द्वारा प्रस्तावित है। यह क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम जो है यहीं पर यह प्लाजा खोला जाएगा। कहां पर, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। और ये भारत का यूपी का पहला खादी प्लाजा होगा। यूपी का पहला खादी प्लाजा होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर देखा जाए उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यहाँ पर चर्चा करें तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जो है ये 8 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर जस्टिस गुहानाथ नरेंद्र का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, गुहानाथन नरेंद्र का स्थान लिया है। चर्चा करें तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता का न्यायिक करियर लंबा और अनुभवपूर्ण रहा है। 12 अप्रैल 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1987 में विधि स्नातक यानी कि LLB की डिग्री प्राप्त की और 6 दिसंबर 1987 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया था। चर्चा करें अपने वकालत जीवन में वे रेंट कंट्रोल, संवैधानिक और सिविल मामलों के विशेषज्ञ वकील रहे हैं। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता 8 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। कब, 8 अक्टूबर 2026 को ये रिटायर हो जाएंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए पंखुड़ी पोर्टल के बारे में चर्चा करें अपनी अगली खबर में। देखा जाए तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 9 जनवरी को पंखुड़ी नामक एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इसका शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, लॉन्च किया गया है।
पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के जीवन को अधिक सरल और सुगम बनाना है। यह पोर्टल मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। यहाँ पर देखा जाए, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल देखभाल, शिक्षा, बाल कल्याण और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी सेवाओं और जानकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने में सहायक भी होगा। इसी वजह से देखा जाए, ये पंखुड़ी पोर्टल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर आपकी परीक्षाओं में ऐप और पोर्टल से संबंधित सवाल पूछा जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई, यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो पंखुड़ी पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा। यहां पर देखा जाए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने भारत की यात्रा पर आएंगे। वे नई दिल्ली में 19-20 फरवरी को आयोजित होने वाले एआई इंपैक्ट समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, एआई इंपैक्ट समिट में वो भाग लेंगे। यहाँ पर आगे चर्चा करें, एआई इंपैक्ट समिट वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाली पहली वैश्विक एआई समिट होगी। ये पहली बार ऐसा है कि ये देखा जाए तो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है, भारत में इसका आयोजन होगा। अभी तक कहाँ इसका आयोजन किया गया है? अभी तक ये 4 बार हो चुका है। पहला जो हुआ था यूके में हुआ था, दूसरा दक्षिण कोरिया में, इसके पूर्व देखा जाए जो तीसरा हुआ वो फ्रांस में हुआ, और अब भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार भारत में इसके आयोजन के साथ रीजनल एआई समिट के दौरान सभी राज्यों को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एआई इंपैक्ट समिट के साथ साथ में रीजनल एआई समिट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आगे चर्चा करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की घोषणा फ्रांस एआई एक्शन समिट के दौरान की थी। यह समिट भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के वैश्विक विमर्श में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अब हम यहाँ पर चलते चलते अपने अंतिम बिंदु पर चर्चा करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। देखा जाए तो हमारा अंतिम बिंदु क्या है? विश्व हिंदी दिवस। अब ये जो विश्व हिंदी दिवस है, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 जनवरी का जो दिन होता है, ठीक है, 10 जनवरी का जो दिन होता है, हर साल 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, ताकि हिंदी भाषा को वैश्विक मंच पर एक पहचान मिल सके। उसकी जो वैश्विक मंच है उस पर हिंदी भाषा को एक पहचान दिलाई जा सके, उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा भी दिया जा सके। आगे चर्चा करें, यह दिवस 1975 में नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में मनाया जाता है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जो हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, और उसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। और उसी जो इवेंट को याद करने के लिए सन 2006 से हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2026 में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? थीम देख लेते हैं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2026 का थीम पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका थीम है, जो हिंदी को परंपरा के साथ साथ आधुनिक तकनीकी और एआई से जोड़ने पर जोड़ देता है। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण खबर। अब इन खबरों पर आधारित ही कुछ प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि मालदीव में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत किन चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव है? राष्ट्रपति और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है उन्हें, संसद या स्थानीय निकाय के चुनाव, राष्ट्रपति और पीपुल्स मजलिस के चुनाव, संसद और न्यायपालिका के चुनाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र में जल जनित बीमारी को महामारी किस राज्य में घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? ठीक है, तो आपको बताना बेसिकली ये है कि जो भागीरथपुरा क्षेत्र है वो किस राज्य में अवस्थित है, जिसको जहां पर जो जल जनित बीमारी है इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा या कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा? कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा देखा जाए तो लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल के गठन का प्रस्ताव रखा गया है? आगे देखें, संगीत कलानिधि निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? टीएम कृष्णा को, एल सुब्रमण्यम को, आर के श्री राम कुमार को या उमयालपुरम शिवारमन को? ठीक है, ये 4 नाम है।
इन चारों नामों में से आपको सही उत्तर देना है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसको प्रदान किया गया है। और अंतिम सवाल यह है कि पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। जो पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल है इसको कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसने पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, तो यहां पर देखा जाए आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न आपसे पूछा जाए उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। और इस वीडियो पे आधारित जो टेस्ट हैं ऐप पर जाकर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्लास पीडीएफ होती है, क्लास पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। एक सूचना आपके लिए ये भी है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि आज तक के जो करंट अफेयर आपने पढ़े हैं उनका कल एक रिवीजन शॉर्ट वीडियो आएगा संडे को, और उसे आप देखिएगा, रिवाइज करिएगा, जिससे पूरे 10 दिन के जो करंट अफेयर आपने पढ़े हैं इन शॉर्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।